बच्चों लास्ट वाले टर्न पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था स्पीड का और वेलोसिटी का, लेकिन वो केवल जनरल आइडिया था। हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मांड में केवल दो पोजीशन हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की, या तो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता दिखाई देगा तो उसको मोशन में कहेंगे। मोशन में दो तरीके की जर्नी हो सकती थी, एक कर्ड पाथ वाली, एक स्ट्रेट पाथ वाली। अगर पाथ कर्ड है तो इसका मतलब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा, और अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। फिर हमने कहा था हम किसी भी फिनोमेना को टाइम के साथ साथ भी देखना जानते हैं, यानी अगर हम देखें कि कोई भी फिनोमेना कोई भी डिस्टेंस अगर ट्रेवल हो रही तो उसका टाइम के साथ साथ ट्रेवल होने का रेट कैसा है, जैसे सिंपल भाषा में हम लोगों ने स्पीड नाम दिया था अगर याद हो तो हम लोगों ने कहा था स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। याद आया? अब देखो किसी भी यात्रा में स्पीड का दो तरीके से जिक्र हो सकता है कि आप ये कहना चाहें कि सर हम कानपुर से लखनऊ चले, 12 बजे निकले कानपुर से, हमें हमारा डेस्टिनेशन लखनऊ है तो हम यहाँ से चले कानपुर से लखनऊ पहुँचना है, ठीक 12 बजे निकले तो 12 बजे निकले और 12 बजे निकलने के बाद हम यहाँ 3 बजे पहुँचे। तो किसी ने हमसे बताया कि हम नियरली 90 किलोमीटर चल के आए हैं और हमने ऐसा करने में 3 घंटे का समय लिया है। तो सिंपल सी बातचीत आती है कि जो हमने ऑब्जर्वेशन दिया उसके हिसाब से टोटल ट्रेवल डिस्टेंस है 90 किलोमीटर मान लीजिए कानपुर से लखनऊ, और इस दौरान जो टाइम लिया गया 12 से 3 के बीच में वो लिया गया 3 घंटे का, 3 आवर्स का। तो 3 से डिवीजन करो, बोलो बेटा कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब पता है ये जानकारी एक एवरेज जानकारी है। एवरेज जानकारी का मतलब एवरेज इंफॉर्मेशन है। क्यों एवरेज है? क्योंकि आप ये तो बता सकते हैं कि 12 बजे निकले, 3 बजे पहुंचे, 90 किलोमीटर ट्रेवल किया, ये एक रफ आइडिया है। सपोज करो कोई तुमसे पूछ ले 1 बजे आप क्या कर रहे थे, आपने बताया हम 1 बजे तो कहीं ब्रेक ले रहे थे, 1 बजे तो हम रेस्ट की कंडीशन पर थे। यानी जो एवरेज स्पीड है वो हमें किसी भी जर्नी के किसी इंस्टेंट का इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। किसी इंस्टेंट का इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियस स्पीड देगी, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक पर फोकस करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड पर। ध्यान दें, बिल्कुल सिंपल सी बातचीत है। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ते हैं तो फिजिक्स की भाषा में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई, तो टर्म बन जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। क्लियर? एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई इनिशियल पॉइंट है, यहां से आपने कोई जर्नी शुरू करी, ये आपका होम घर से निकले और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते करते यहां कहीं पहुंचे, ये आपका कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। क्लियर? आप जरा बताइए। ठीक, तो प्रिपरेशन कर रहे समय पर आप घर से निकले और कोचिंग इंस्टीट्यूशन पहुंचे, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, और जो टोटल सेपरेशन है मान लीजिए वो डी है। मान लीजिए डी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। आपने कहा सर हम शुरुआत में बहुत एनर्जेटिक थे, तो आपने अपनी साइकिलिंग शुरू करी, आपने पैदल चलना शुरू किया और आपने रफ्तार मेंटेन रखी 40 किलोमीटर पर आवर। जब आप जर्नी के मिड पॉइंट तक पहुंचे तब तक आप काफ़ी थक गए थे, आपने कहा सर हम धीमे धीमे चलेंगे, और आपने धीमे धीमे चलना शुरू किया 30 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम आपसे एक सिंगल लाइन में पूछे कि बताओ आपकी एवरेज रफ्तार क्या है, तो आप कहोगे सर हम आधी यात्रा 40 किलोमीटर पर आवर से चले, बाकी की आधी यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर से चले। तो एवरेज रफ्तार बराबर एवरेज रफ्तार यानी एवरेज स्पीड हम लिखने जा रहे हैं। एवरेज स्पीड, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। एवरेज स्पीड का जनरल फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो जरा, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा? डी अपॉन टोटल टाइम। आपने कहा सर आधी यात्रा में कुछ टाइम लगा होगा, बाकी आधी यात्रा में भी कुछ टाइम लगा, लेकिन हमें टाइम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कोई बात नहीं, हम पहली हाफ जर्नी का टाइम मान लेते हैं T1 और बाद की हाफ जर्नी का टाइम मान लेते हैं बेटा T2। चेक करिए, T1 टाइम की इन्फॉर्मेशन। अच्छा एक और बात देखो, टोटल जर्नी अगर D है तो इसे हाफ ऑफ करने का मतलब आधी जर्नी ये हो जाएगी D/2 और बाकी की आधी जर्नी ये बोलो बेटा कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी D/2। कोई डाउट तो नहीं? हमारे पास एक जनरल मैथमेटिक्स भी है। हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, चेक करना बेटा, बिल्कुल सिंपल फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस बोलो कितनी है बेटा? D/2 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है बेटा? 40। टाइम बोलो बेटा T1। इधर बोलो, फिर बोलो, बाकी की आधी डिस्टेंस कितनी है? D/2। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है? 30। टाइम बोलो बेटा T2। क्या बताओ, ऐसा करने से हमें T1 और T2 की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ D, हम उठा के यहाँ रख देंगे। तो फिलहाल
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस के नाम पे d बाई टू डी बाई टू डी, टोटल टाइम के नाम पे पहली यात्रा का टाइम t1 प्लस बाकी यात्रा का टाइम बेटा t2। अब हम t1 t2 की वैल्यू प्लेस करने जा रहे हैं। सो इस जर्नी का एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस के नाम पर d अपॉन टाइम। बोलो टाइम चेक करो, टाइम चेक करो। तो ये वाला टाइम कितना निकल के आएगा, t1 इज इक्वल टू t1, इसे नीचे फेंक दो तो बन जाएगा d बाई टू और ये 40 भी नीचे आ जाएगा तो d बाई 80। सो t1 की जगह बेटा d बाई 80 प्लस t2 की जगह बेटा d बाई 60, ये आ जाएगा d बाई 60। बोलो भाई, अब एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एक ऐसा छोटा सा नंबर, मिनिमम पॉसिबल नंबर जिसमें इससे और इससे दोनों से डिवीजन चला जाए। तो 80 और 60 दोनों से डिवीजन जाएगा बेटा 240 में, 240 में। तो 80 से डिवीजन करो 3d, ये बनेगा 3d प्लस 60 से डिवीजन करो 64 जा 4d, 4d। 240 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये बना बेटा 240 इंटू डी, 240 इंटू डी। अब नीचे बोलो कितना बन जाएगा 4370, 70 डी से डी खत्म, आंसर 240/7, जो भी आंसर आया किलोमीटर पर आवर। अब 240/7 करके देखोगे तो ये आंसर 30 प्लस आएगा, 32-33 के आसपास। कहने का मतलब हमसे कोई कहे कि हमने अपने घर से कोचिंग सेंटर तक की यात्रा, आधी यात्रा 40 से करी, आधी 30 से करी, एक ऐसी जानकारी हो सकती है। ये थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट जानकारी है, ज्यादा एक्यूरेट। कोई हमसे ऐसा भी कह सकता है कि सर हम घर से निकले और कोचिंग सेंटर तक एवरेज 240/7 यानी 30, 32, 33 किलोमीटर पर की रफ्तार से पूरी यात्रा हमने ऐसे ट्रेवल करी। तो एवरेज इंफॉर्मेशन केवल टोटल जर्नी को ट्रेवल करने का टोटल टाइम पीरियड बताती है। ठीक बात। अब अगली बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं एग्जांपल के माध्यम से, एक और ऐसी यात्रा जिसमें यही कैलकुलेशन करेंगे एवरेज स्पीड का, लेकिन वो करेंगे टोटल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, जिसमें जितनी वैरायटी पॉसिबल है। क्या वैरायटी पॉसिबल है? हो सकता है टोटल डिस्टेंस में आधी यात्रा का स्पीड दिया हो और बाकी आधी यात्रा के बारे में आपको टाइम की जानकारी दी गई हो, बाकी आधी यात्रा के बारे में स्पीड की जानकारी दी गई हो। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन और करके देखेंगे, इसे पहले नोट कर लें इत्मीनान के साथ। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पर, एक और शानदार एग्जाम्पल। क्वेश्चन कह रहा फाइंड एवरेज स्पीड if half journey is traveled by v meter per second speed and rest half is traveled by 2v, 3v meter per second for 2 half equal interval of times। कहने का मतलब ये कह रहा है कि किसी इनिशियल पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट तक, यानी मान लीजिए आपके घर से, आपके होम से आप अपने किसी इंस्टीट्यूशन तक, कोचिंग इंस्टीट्यूशन तक आते हैं और जहाँ से चले वो इनिशियल पॉइंट, जहाँ पहुँचे फिर फाइनल पॉइंट। कह रहा है एवरेज स्पीड पता करना है अगर जर्नी को ट्रेवल करने में v मीटर पर सेकंड स्पीड मेंटेन रखी गई हाफ ऑफ जर्नी में। तो पहले देखो, हम सबसे पहले जो पैरामीटर्स हमें मानने हैं मान लें। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच की जो टोटल सेपरेशन है, मान लीजिए टोटल सेपरेशन बेटा d है, ये रही d सेपरेशन, ये रहा d डिस्टेंस। अब कह रहा है हाफ ऑफ जर्नी, पहली आधी यात्रा v मीटर पर सेकंड से चली गई, तो पहले इसका मिड पॉइंट मान लो, ये कोई स्टेशन बीच में मान लीजिए, ये रहा आपका मिड पॉइंट, ये लीजिए। और पहली हाफ जर्नी, तो ये पहली हाफ जर्नी कितनी रफ्तार से, v मीटर पर सेकंड से। तो v मीटर पर सेकंड चलते चलते मिड पॉइंट पहुंचा। मिड पॉइंट पहुंचने के बाद रेस्ट ऑफ द हाफ इज ट्रेवल्ड बाय 2v, 3v फॉर हाफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बाकी जो यात्रा d/2 की बाकी है, d/2 आप चल चुके हैं v रफ्तार से, बाकी जो यात्रा बाकी है इसको 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल किया। तो पहला इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम t, दूसरा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम t, और पहले हाफ टाइम इंटरवल में, पहले आधे टाइम में आप 2v मीटर पर सेकंड से चले, बाकी बचे हुए हाफ टाइम में आप 3v मीटर पर सेकंड से चले। बेहतरीन सवाल। हम कॉन्सेप्ट से पीछे नहीं हटेंगे, हम तो बिल्कुल सिंपल एक सरल सा फार्मूला है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल ठीक। चलो भाई चेक करें। तो यहाँ से चले, यहाँ तक पहुँचे, टोटल डिस्टेंस d है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब यहाँ से डिस्टेंस बाइफरकेट होगी। तो टोटल डिस्टेंस अगर d है तो यहाँ मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस बोलो कितनी हो जाएगी, d/2 ये रही, और बाकी आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2 ये रही। ठीक है भाई। चलो टोटल डिस्टेंस बोलो कितनी हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी d/2 प्लस d/2 यानी कि d। अब पहले हम टाइम इंटरवल की बात करें तो पहले एक टाइम इंटरवल यहाँ लगेगा, फिर कुछ टाइम इंटरवल यहाँ, फिर कुछ टाइम इंटरवल यहाँ। तो चलो भाई टोटल डिस्टेंस के नाम पर d अपॉन
पहली यात्रा का टाइम बिल्कुल आइडिया नहीं हमें, तो इसे मान लीजिए T1। पहली हाफ जर्नी का टाइम T1 मान लीजिए, तो इसे लिखा हमने T1 प्लस बाकी हाफ जर्नी का टाइम उसमें से T भी है और बाकी हाफ टाइम भी T है, T प्लस T। क्लियर? अब एक एक टाइम कैलकुलेट करके हम फार्मूले में रखते जाएंगे। तो पहले बताओ, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चली गई डिस्टेंस है, यानी v रफ्तार से आप चलते रहे d/2 डिस्टेंस तक, T1 टाइम लिया, तो हमें एक बेसिक इक्वेशन पता है, बेसिक बातचीत क्या पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। चेक करिए भाई, डिस्टेंस बोलो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, d/2 इज इक्वल टू स्पीड बोलो कितनी बेटा, v, टाइम इंटरवल बोलिए T1, तो T1 बराबर कितना आ जाएगा, d/2v। तो T1 की जगह हम रखने जा रहे हैं, तो ऊपर लिखा हमने d एज इट इज, और T1 की जगह लिखेंगे d/2v प्लस, अब देखिए, देखो जरा इस d/2 डिस्टेंस में क्या क्या है, तो आपने कहा सर 2v से t टाइम तक चले, तो पहले कुछ डिस्टेंस ये होगी, कुछ डिस्टेंस ये वाली पार्ट। अब देखो जरा पार्ट कितना होगा, तो 2v डिस्टेंस, 2v स्पीड से मल्टीप्लाई बाय टी टाइम तक चले, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हो जाएगी ये डिस्टेंस। इधर बोलो बाकी बची हुई ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड 3v मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये रहा, बाकी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये रहा। अब दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करिए, लेकिन याद रखना कि दोनों को ऐड करने से बाकी हाफ डिस्टेंस d/2 बन जाएगी। तो हमने कहा 2vt ये वाली प्लस 3vt ये वाली, दोनों ऐड होके d/2 बनेगी। तो पहले इस बात को हम साइड में लिख लेते हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, 2vt प्लस 3vt इज इक्वल टू d/2। तो यहाँ से t निकालो, t देखो बेटा कितना आ जाएगा, 2vt प्लस 3vt कितना हो जाएगा, 5vt, ये हो जाएगा बेटा 5vt। ये बाहर हो गया, ये आप अंदर पढ़ा दीजिए। देखिए जरा, तो बेटा ये वाला 2vt और ये वाला 3vt सब मिलके d/2, तो इस बात को हम लिखें 2vt प्लस 3vt इज इक्वल टू d/2। 2vt और 3vt मिल कितना हुआ बेटा, 5vt। सो 5vt इज इक्वल टू d/2। तो यहाँ से t बोलो कितना आ गया बेटा, t आ गया d/2, ये हो जाएगा 5v, नीचे भेजो तो 5 2 10v, तो ये बन जाएगा बेटा 10v। अब t की जगह t की वैल्यू प्लेस, एक बात और चेक करो, d अपनी जगह रखा है, बिल्कुल सही बात। t1 की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से कैलकुलेट कर लिया, ये लिखी हुई है। t प्लस t कितना हो जाएगा, 2t, और एक t की वैल्यू कितनी है, d/10v। सो 2 और t की जगह d/10v, ठीक है भाई। 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा, चेक करिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ऊपर बेटा d आ रहा, अपॉन नीचे देखो ध्यान से d/2v प्लस d/ वो बन गया 5v। एलसीएम ले लिया जाए तो ऊपर d एज इट इज मेंटेन रहेगा, एक एक स्टेप आराम से देखना। नीचे एलसीएम की बात करें तो 2v 5v का एलसीएम 10v, और चेक करिए 2v से डिवीजन किया तो 5, ये बन जाएगा 5d, प्लस 5v से डिवीजन किया बन जाएगा 2d। ध्यान से देखो तो ये 10v ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा d इंटू 10v अपॉन 5 to 7d, d से d कैंसिल, आंसर 10v/7 मीटर पर सेकेंड। समझने वाली बात क्या है, दरअसल आपने इस पूरी जर्नी को 3 स्टेप में ट्रेवल करा। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच का सेपरेशन d था, पूरा सवाल समझना समरी के फॉर्म में। पहली हाफ डिस्टेंस d/2, बाकी हाफ डिस्टेंस d/2। पहली d/2 आप चले v मीटर पर सेकंड से, उसमें आपने कोई t1 टाइम लिया, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ये वाला टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, जिसकी जरूरत हमें यहाँ पड़ेगी। बाकी जो हाफ जर्नी है उसको आपने 2 बराबर टाइम इंटरवल, इधर भी t टाइम इधर भी t टाइम, तो इस टाइम आप 2v रफ्तार से चलते रहे, तो ट्रेवल डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। बाकी जो t टाइम है उसमें 3v रफ्तार चलते, ट्रेवल डिस्टेंस ये वाली इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये लिख लिया। और दोनों को यानी ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट दोनों ऐड कर दीजिए, और दोनों ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस d/2 बन जाएगी, वो लिखा हुआ है। फिर आए हम फार्मूले पे, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस d
टाइम t1 t कैलकुलेशन बाकी आपके सामने। तो कोई कहने के लिए कह सकता है कि हमने इस यात्रा में कुछ देर v स्पीड मेंटेन रखी, फिर 2v मेंटेन रखी, फिर 3v मेंटेन रखी, और एक आदमी जनरल व्यू में कह सकता है कि हमने पूरी यात्रा, पूरी जर्नी लगभग 10v/7 की रफ्तार से कांस्टेंट रफ्तार से चली, ये भी कहा जा सकता है। यानी 3 स्टेप में अलग अलग कांस्टेंट रफ्तार बताने से बेहतर है कि अगर आप एवरेज अंदाजा देना चाहते हैं कि लगभग हमने स्पीड से अपनी यात्रा को मेंटेन रखे, तो आप कह सकते हैं आपने 10v/7 मीटर पर सेकंड की एवरेज रफ्तार से टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल किया। क्लियर है? अब देखिए जरा, चलिए भाई, अब तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था मोशन का, और मोशन में डिस्कशन कर चुके थे एवरेज स्पीड का, लेटेस्ट डिस्कशन किया। और एवरेज स्पीड का मतलब हो गया आपने पूरी जर्नी में लगभग पर आवर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन एक रफ आइडिया होता है। ठीक उसी तरीके से हम किसी भी जर्नी में जो हमारी रफ्तार है, हो सकता है कि पहले किसी फिक्स टाइम इंटरवल में रफ्तार कुछ रही हो, फिर रफ्तार धीरे से चेंज हुई हो, यानी स्पीड में वेरिएशन हुआ हो। तो स्पीड में वेरिएशन कराने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम एक्सेलरेशन है। तो पहले हम बेसिक बातें करते हैं, फिर और आगे की बातें करेंगे। तो मान लीजिए कोई जर्नी है, ये कोई ट्रैक है, और इस ट्रैक में हमने अपनी जर्नी फिर अपने घर से स्टार्ट करी, अपने होम से स्टार्ट करी, और हम अपने कोचिंग सेंटर तक, ये कोचिंग सेंटर तक, यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, इस दौरान जो भी हम डिस्टेंस चलेंगे, मान लीजिए हमने उसे रिप्रेजेंट करा एस से रिप्रेजेंट करा, या इस डिस्टेंस को हम लोगों ने डी से रिप्रेजेंट करा। चेक करना बेटा, देखना जरा। हमने कहा हमारा कोई पर्सन या हम स्वयं इस यात्रा का पार्ट हैं। हमने अपने घर से अपने कोचिंग सेंटर तक जर्नी करने का डिसीजन लिया। हम यहाँ से निकले, जिस वक्त हम निकले उस वक्त हमारा टाइम t=0 सेट कर दिया। t=0 किसी भी फिजिकल फिनोमेना की, यानी किसी भी घटना की स्टडी करने की जब से शुरुआत करेंगे उसे हम t=0 सेट करेंगे। सपोज करो 12 बजे जर्नी करना शुरू किया, तो 12 o'clock विल बी t=0। ठीक, अब देखो जरा, ये चले जनाब, ये चले, और इन्होंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ रफ्तार मेंटेन रखी। मान लीजिए ये पूरी जर्नी का मिड पॉइंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी रफ्तार रही 30 किलोमीटर पर आवर। चेक करते चलना, आराम सुनते चलना बेटा, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद इनकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई, तो उन्होंने रफ्तार मेंटेन रखी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात। तो पहली आधी जर्नी में मिड पॉइंट तक ये 30 से चले, अगली आधी जर्नी में ये 20 से चले। इनकी स्पीड में वेरिएशन हुआ, और वो वेरिएशन इस मिड पॉइंट के बाद है, यानी इस मिड पॉइंट के आसपास रफ्तार 30 से 20 हो गई घट के, स्पीड में वेरिएशन आया। इसका मतलब ये अपनी बॉडी में जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, जो मस्कुलर एनर्जी लेकर के, मस्कुलर फोर्स लगा के अपनी बॉडी को दौड़ा रहे थे, इनका फोर्स लेवल कम हो गया। तो कहने का मतलब, जब भी कभी किसी फोटो में, सुनना बेटा, है ये एवरेज का फिनोमेना, लेकिन इससे हमें कुछ और फैक्टर समझना है। हम ये नहीं देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी स्पीड हर सेकंड बदल रही ना, हम केवल इतना समझाना चाहते हैं कि जिस किसी इंस्टेंट पर स्पीड में बदलाव होगा, उस इंस्टेंट पर डेफिनेटली बॉडी में जो स्पीड में चेंज हुआ है, जो रफ्तार में चेंज हुआ है, उसे अगर टाइम के साथ साथ स्टडी करा जाए, तो ऐसे चेंजेस में हम एक्सेलरेशन की स्टडी करते हैं। देखना जरा कैसे। अब देखना, इसे हम रफ कर रहे हैं, ये तो केवल एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था, केवल इस बात को समझने के लिए कि एक्सेलरेशन कैसे आएगा। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट रफ्तार से पूरी यात्रा करता है, इसका मतलब रफ्तार में, स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट में, अगर ऑब्जेक्ट में, अब मुद्दे पर आ जाइए। सपोज करो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का मास m है, ये किसी रफ्तार से चल रहा था, इसकी रफ्तार v थी, और हमने इस पर कोई धक्का लगा दिया, कोई फोर्स लगा दिया। आप याद करिए, बचपन से एक बात तो पढ़ते चले आए कि जब भी कभी, ऐसे लिखते हैं इस बात को, हम बचपन से पढ़ते आए F=m×a। इस बात को ऐसे पढ़ें, जब भी कभी किसी मैसिव बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करा जाएगा, तो फोर्स का इफेक्ट उस बॉडी पर एक्सेलरेशन के फॉर्म में दिखाई देगा। किसके फॉर्म में दिखाई देगा? एक्सेलरेशन के फॉर्म में दिखाई देगा। सुनना बहुत ध्यान से। हमने कहा हमारे पास कोई बॉडी थी, m मास की बॉडी, और वो बॉडी किसी फिक्स रफ्तार से चल भी रही थी, लेकिन हम चाहते थे कि हम इसकी रफ्तार में, स्पीड में वेरिएशन करें। तो स्पीड में वेरिएशन करने के लिए हमने इस पर धक्का लगाया, और जैसे फोर्स लगाया तो फोर्स का सिंपल सा इफेक्ट होता है, जब भी कभी किसी मैसिव बॉडी पर m मास पर कोई फोर्स लगाया जाएगा, तो फोर्स का इफेक्ट भी दिखाई देगा। और फोर्स का इफेक्ट हमेशा किसके फॉर्म में दिखाई देगा? एक्सेलरेशन के फॉर्म में। इसका मतलब पता है, एक्सेलरेशन एक ऐसा फैक्टर है जो फोर्स की वजह से आएगा। अब सुनो सवाल, या एक्सेलरेशन करेगा क्या? सवाल है एक्सेलरेशन करेगा। अब एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान सुनना, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे, हालांकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। स्पीड मतलब चलने की रफ्तार, इसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी में
चलने की रफ्तार यानी स्पीड के साथ साथ स्पीड की डायरेक्शन का भी जिक्र किया जाता है। तो हम फिलहाल आपको केवल इतना समझाना चाहते हैं कि जब भी कभी किसी मैसिव बॉडी पर फोर्स लगेगा तो फोर्स का इफेक्ट उसमें एक्सेलरेशन के फॉर्म में दिखाई देगा, और एक्सेलरेशन डिसाइड होता है चेंज इन रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू टाइम से। वेलोसिटी में कैसा वेरिएशन आ रहा टाइम के साथ साथ। तो चलो भाई, अच्छा एक बात और, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, इधर भी वेक्टर लगा दिया, इधर वेक्टर लगा दिया। ये प्योर कंसेप्चुअल बातचीत हो गई कि हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। थोड़ी सी रफ बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, चेंज को नोटिस करने के लिए, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल भी होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन बन के तैयार है। हमारे पास एक्सेलरेशन की यानी त्वरण की एक बेसिक डेफिनेशन बन के तैयार है। क्या है डेफिनेशन? है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस डिफरेंस इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। क्लियर? आप देखो जरा, मान लीजिए फिर उसी घटना पर आ जाइए, फिर उसी फिनोमेना पर आ जाइए। एम मास की बॉडी, उस पर लगा एफ नाम का धक्का लगा। जैसे धक्का लगा, अच्छा अच्छी बात क्या है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स लग गया। एक बात और देखिए, थोड़े अभी वेक्टर का जब आगे स्टडी करेंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। वेक्टर क्वांटिटीज की खास बात क्या है कि सपोज करो हमने लिखा F इज इक्वल टू एम ए। इसमें दो क्वांटिटी वेक्टर है। वेक्टर का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन का जिक्र किया जाता है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इधर इक्वलिटी की अगर एक साइड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो दूसरी साइड भी डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी इधर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका तो पता है, अगर मैसिव बॉडी पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। तो देखो जरा, ये हमारी बॉडी, ये हमारे बोर्ड की राइट साइड जा रही थी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, उस पर धक्का जो लगा, जो फोर्स लगा वो भी लगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे वेलोसिटी डायरेक्शन में धक्का लगाओगे तो जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, और एक्सेलरेशन का काम होता है रफ्तार में परिवर्तन करना, स्पीड में वेरिएशन करना, स्पीड में चेंजमेंट लाना टाइम के साथ साथ। तो पता है इस ऑब्जेक्ट की रफ्तार में परिवर्तन होने वाला है, और ये ऑब्जेक्ट एम मास का, ये आपको यहाँ कहीं दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद यहाँ कहीं दिखाई देगा। सपोज करो ये वाला घटनाक्रम t बराबर 0 पर, t इज इक्वल टू 0 से इस बात की शुरुआत करी, और ये मामला चला t इज इक्वल टू t तक। तो इस दौरान आप लगातार फोर्स अप्लाई करते रहे तो एक्सेलरेशन रहा। जिस तरफ फोर्स था उसी तरफ एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन चाहता है वेलोसिटी में चेंज करना टाइम के साथ साथ, तो एक्सेलरेशन जैसे फैक्टर ने भले इस फोटो में दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसने वेलोसिटी में परिवर्तन किया। तो मान लीजिए यहाँ पर इसकी रफ्तार u थी, तो अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी रफ्तार कुछ चेंज हो जाएगी, मान लीजिए v हो जाएगी। आप कहेंगे सर t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t टाइम इंटरवल तक, यानी इस टाइम इंटरवल के दौरान ऑब्जेक्ट की रफ्तार में परिवर्तन आ गया, ऑब्जेक्ट की स्पीड में परिवर्तन आ गया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में परिवर्तन आ गया। कोई डाउट तो नहीं? अब जरा देखिए, अच्छा इस परिवर्तन को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपने कहा सर ना आप धक्का लगाते, ना ही फोर्स लगाते, ना ही एक्सेलरेशन आता, और अगर एक्सेलरेशन नहीं आता तो वेलोसिटी में वेरिएशन भी टाइम के साथ साथ नहीं हो पाता। इसका तो पता है। हमारा मुख्य उद्देश्य इस स्टडी को नहीं करना, हम ऑब्जेक्ट में हो रहे परिवर्तन की स्टडी की हेल्प से हम इस फैक्टर को समझना चाहते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम एक्सेलरेशन। तो ध्यान दें, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई डाउट तो नहीं? न्यूमेरिकल भाषा में बात करें, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड थी, ये मामला था t इज इक्वल टू 0 का। धक्का लगने के बाद ऑब्जेक्ट की रफ्तार थोड़ी देर बाद बढ़ गई और 20 मीटर पर सेकंड हो गई, ये मामला है t इज इक्वल टू 5 सेकंड का। चलो बताओ, हेल्प करो। ऑब्जेक्ट की रफ्तार 10 से 20 हो गई, स्पीड में चेंज कितना आया? 20 माइनस 10, यानी कि 10 का। कितने टाइम में ऐसा हुआ? 0 से 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में। तो रफ्तार में चेंज आया 10 का, यानी 10 मीटर पर सेकंड। फिर से बोलते हैं 20, ये हो गया। क्या ऐसा कैलकुलेट कर लें? ऐसे कैलकुलेट कर लें। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल रफ्तार कितनी है? 20, इनिशियल कितनी है? 10, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना लगा? 0 से लेके 5 सेकंड तक, 5 सेकंड। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 माइनस 10 मीन्स 10। ऊपर आएगा स्पीड है तो मीटर पर सेकंड, और नीचे 5 टाइम है तो सेकंड में। ऊपर स्पीड का परिवर्तन, सोचो अगर ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, तो दोनों का डिफरेंस भी आएगा मीटर पर सेकंड। ये टाइम सेकंड, ये टाइम सेकंड, तो डिफरेंस भी आएगा टाइम इन सेकंड। तो आंसर देखना, 5 से इसको एलिमिनेट करो। एक्सेलरेशन बोलो कितना आ गया बेटा? 2 मीटर पर सेकंड। अब सुनना, ये आसान सा कैलकुलेशन करके एक छोटी सी बात आपको समझानी है कि एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो फिजिक्स कहती है, आप अपनी प्रैक्टिकल भाषा में से कैसे समझेंगे? आप ऐसे समझेंगे, एक्सेलरेशन का मतलब होता है पर सेकंड स्पीड में होने वाला वेरिएशन।
हर सेकंड स्पीड में जितना वेरिएशन होगा, मतलब कहने का कि जरूर इस फोर्स में इतनी ताकत रही होगी, यानी ये फोर्स इतना इफेक्टिव था कि उसने हर सेकंड रफ्तार को कितना बढ़ाया, 2 करके बढ़ाया, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। आओ देखें जरा इस बात को, t इज इक्वल टू 0 पर इसकी रफ्तार कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा बताओ जरा 1 सेकंड बाद कितना परिवर्तन होगा? आपने कहा सर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रफ्तार है 2 मीटर, रफ्तार में जो परिवर्तन होगा वो होगा पर सेकंड 2 का चेंज होगा, हर 1 सेकंड में 2 का चेंज। बताओ t इज इक्वल टू 0 पर रफ्तार कितनी है, 10। 1 सेकंड बाद बढ़ के कितनी हो जाएगी? आपने कहा सर 1 सेकंड में 2 बढ़ेगी, तो 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 12। 2 सेकंड बाद कितनी, 14। 3 सेकंड बाद कितनी, 16। 4 सेकंड बाद कितनी, 18। 5 सेकंड बाद कितनी, 20। ये रफ्तार देखिए 20 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड लगा हमको इस फिनोमेना को परफॉर्म करने में। क्या इतनी बातें हम क्लियर मान लें? तो एक्सेलरेशन का बिल्कुल सिंपल सा मतलब हो गया कि किसी भी बॉडी पर अगर आपने एफर्ट लगाया यानी फोर्स लगाया है, तो फोर्स का सीधा सा मतलब है कि जैसे ही किसी मैसिव बॉडी पर फोर्स लगाओगे उसका इफेक्ट एक्सेलरेशन के फॉर्म में आएगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी में वेरिएशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी में होने वाला वेरिएशन आपको फोटो में दिखाई देगा पर सेकंड चेंज हो रही स्पीड के फॉर्म में। क्या इतनी बातें क्लियर है? इसे इत्मीनान के साथ नोट कर लें, फिर हम लोग चलते हैं कुछ और डिस्कशन करने, जिसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस बातों का डिस्कशन करेंगे। एक बात और ध्यान दें, अब तक की कही गई सारी बातों में हमारे दिमाग में डिस्टेंस क्लियर है? जरा हेल्प करना मेरे साथ, एक बार सारे पॉइंट फिर से रिकलेक्ट करते हैं अब तक के लेक्चर की सारी बातें। डिस्टेंस का मतलब हो गया टोटल ट्रेवल्ड पाथ, जो भी है एक एक स्टेप काउंट करते जाओ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, शॉर्टेस्ट या मिनिमम पॉसिबल पाथ। स्पीड का मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का, मन में बोलते जाओ, वेलोसिटी का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया पर सेकंड स्पीड में होने वाला वेरिएशन। इतनी बातें हम बिल्कुल क्लियर कर चुके। क्लियर? अब हम लोग आगे बातचीत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे इंस्टेंटेनियस चेंजेस कैसे आएंगे। यानी हम पूरी यात्रा को ऑब्जर्व करेंगे, हर क्षण की बातचीत करेंगे। किसी इंस्टेंट पर यात्रा 12 से 2 के बीच में हुई, हम 12 बजे की बात करेंगे, हम 12 बज के 1 मिनट की बात करेंगे, 12 बज के 2 मिनट की बात करेंगे, हर सेकंड की बातचीत करेंगे। नोट कर ले पहले से, इसे नोट कर ले। और देखिए जरा, इसे रब कर रहा हूं बेटा। तो अब अगला फैक्टर आता है कि हमने मान लीजिए किसी जर्नी को जब नोटिस करना शुरू किया, तो ऐसा करते वक्त हमने इस बात पर भी फोकस किया कि हर सेकंड कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बन गया। आप देखना जरा, मान लीजिए हमारे पास कोई ये जर्नी और इस जर्नी की जो शुरुआत हुई है, ये मान लीजिए ये हमारे होम से हुई। ये बिल्कुल हमारा फेवरेट फिगर, आपका भी फेवरेट बन जाएगा। ये आपका कोचिंग सेंटर, क्लियर? ये आपका इनिशियल पॉइंट, यहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट करी और आप यहाँ से यहाँ तक चलते चलते ये आपका फाइनल पॉइंट। ठीक बात? आप जरा देखो, सपोज करो यहाँ से आपने यात्रा स्टार्ट करी t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर। आप यहाँ से चलते चलते आपने कुछ डिस्टेंस चली, कितनी डिस्टेंस चली, कोई s डिस्टेंस चली, और आप इस किसी पॉइंट तक पहुँच गए। अब देखिए इतनी बातें डन। अब देखिए जरा, आपके दिमाग में आया, आपने कहा सर हम एक चीज़ और बताएं आपसे। एक्सेलरेशन का भी तो हम लोगों ने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, एक्सेलरेशन था। सोच के देखो, सिमिलर बातचीत लिखी जाए अगर किसी शर्त के साथ, कैसे लिखें? a इज इक्वल टू लिमिट टाइम इंटरवल बहुत छोटा, इतना छोटा कि टेंडिंग टू 0 और सिमिलर सर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो बोलो जरा क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए बन जाएगा डिफरेंशियल, सो dv अपॉन dt, यानी डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा d में। कोई दिक्कत तो नहीं? आप देखो जरा, ये बताए क्या बन गया? इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सारी बातें एक जैसी हैं, तो ये दो बातें आप दिमाग में रखेंगे। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, अब इसका रोल आने वाला है, और v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, इसका भी रोल आने वाला है। दोनों बातें आप दिमाग में रखेंगे। अब इससे पहले कि हम इन बातों की आगे चर्चा करें, थोड़ी नजर डाल लेते हैं डिफरेंशिएशन में, थोड़ी सी नजर डालेंगे इंटीग्रेशन में, चूंकि इस पूरे कंटेंट ऑफ टॉपिक में ये दोनों चीजें बराबर इस्तेमाल होंगी। तो ध्यान दें बेटा, हम लोग थोड़ा सा सीखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, थोड़ी डिफरेंशिएशन की बातचीत करेंगे। देखिए जरा क्या है डिफरेंशिएशन, किसी बॉडी के किसी फिनोमेना के किसी पैरामीटर, किसी फिजिकल पैरामीटर, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एनर्जी है, किसी भी पैरामीटर का टाइम के साथ चेंज बताएगा, पोजीशन के साथ, यानी किसी एक डिपेंडेंट का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज बताएगा। ठीक है भाई, चलिए सारी बातें करेंगे, हेल्प करना। देखो जरा, जैसे हम लोग छोटी सी नजर डालने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन देखिए बेटा, तो डिफरेंशिएशन एक जनरल बात करें, सीधे पॉइंट पर आते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। जैसे वेलोसिटी कोई फंक्शन लिखा, उसे आपने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन कोई फंक्शन लिखा, आपने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? इसी तरीके से जब हम डिफरेंशिएशन एक्चुअली परफॉर्म करेंगे तो सपोज करो लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, किसी फंक्शन का उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होने वाला चेंज, जैसे टाइम के साथ साथ जो हमारे मार्केट में सब्जियां मिलती हैं उनका रेट कैसे चेंज हो रहा है। आपने देखा सर्दी के सीज़न में आलू का रेट अलग, गर्मी की सीज़न में आलू का रेट अलग, तो टाइम के चेंज होने के साथ साथ इसकी वैल्यू में कैसे राइज या ड्रॉप हो रहा, कैसे इसका प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, इन चीज़ों की स्टडी यही रेट ऑफ चेंज बताती है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? जैसे सिंपल सी बातचीत है, सुबह से लेकर शाम तक जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा वैसे वैसे हमारा डे टेम्परेचर चेंज हो रहा, तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर चेंज होना ये भी डिफरेंशिएशन का पार्ट बन सकता है। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या बताता है, किसी एक फिजिकल डिपेंडेंट का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज बताता है। बहुत टेक्निकल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करेंगे, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सपोज करो सिंपल फार्मूला की बात करें, x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। देखो जरा बेटा कैसे निकालते हैं। जो पावर है इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, पहले बात समझो, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में, x के। तो पावर बिकम्स कोफिशिएंट एंड रिड्यूस्ड बाय 1, और जो पावर है उसमें से एक कम करके लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंशिएशन करें d बाई डी एक्स, मीन्स डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने जा रहे हैं x की पावर 3 का, तो देखो जरा पावर बिकम्स कोफिशिएंट एंड रिड्यूस्ड बाय 1, तो 3 था पावर में बगल में आ गया और पावर 3 से घट के 2 हो गई। देखो सिंपल बात। और देखो जरा सपोज करो बड़ा इंपॉर्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ x, पावर कितनी है कुछ नहीं लिखा तो 1 बिकम्स कोफिशिएंट, पावर बिकम्स कोफिशिएंट एंड रिड्यूस्ड बाय 1, तो x की पावर 1 है और 1 में 1 कम कर दो, तो 1 में 1 कम हो गया 0। ये बना बेटा 1 इंटू एक्स की पावर 0, एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो 1 और उसके बगल में भी 1, तो 1 इंटू 1 1। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे कि dx से dx कैंसिल कर दिया, नो, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, dx बाई dx इज इक्वल टू 1, x का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1। बोलो भाई, अभी तो बातें x की हो गई। अगर टाइम हुआ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ टाइम का फंक्शन रखो, यहाँ टाइम रखो, जैसे d बाई डी टी ऑफ t की पावर n। बोलो बेटा इसे कैसे लिखोगे? आप सिंपल सी बातचीत लिखने जा रहे हैं, सुनना इधर कर देते, इधर देखिए सपोज करो हमने लिखा d बाई डी टी ऑफ t की पावर n। बोलो बेटा पावर बिकम्स कोफिशिएंट एंड रिड्यूस्ड बाय 1। देखो क्लियर है? ऐसे लिख लेंगे भाई, यहां टाइम वेरिएबल है। कहने का सेंस ये हो गया कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल को ऐसे देख सकते हैं। ठीक, और देखिए जरा, और देखिए, और इसे समझ लेते हैं कुछ एक आधी और बातें। या ऐसा करें, पहले इतनी बातें रहने दें, आप पहले हम डिफरेंशिएशन से थोड़े दो हाथ कर लेते हैं, फिर इसके बाद आएंगे इंटीग्रेशन को भी ऐसे धीरे से समझ लेंगे। हालांकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एडवर्स फिनोमेना, उल्टे फिनोमेना। खैर सवाल सुने, इसे दिमाग में रखना। अब मान लो आपसे कहा गया, बतौर एग्जाम्पल, एक बेहतरीन एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपसे कहा गया ये कोई ट्रैक है और इस ट्रैक पर ये कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। ठीक, वो कुछ s डिस्टेंस चलता है और ये जो s डिस्टेंस है उसका मैथमेटिकल फंक्शन दिया है t² प्लस t प्लस 2। इसका मीनिंग समझिए, इस ऑब्जेक्ट द्वारा किसी t इंटरवल, मान लो इसने जर्नी शुरू करी t बराबर 0 पे और ये यहाँ कहीं पहुँचा, यहाँ कहीं पहुँचा, यहाँ कहीं पहुँचा, और ये जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ टाइम t इज इक्वल टू t हुआ था। तो t0 से t इज इक्वल टू t तक, यानी इतने टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने जो पाथ लेंथ ट्रेवल करी है स्ट्रेट लाइन पर, जिसे आप पोजीशन भी कह सकते हो, वो दिया गया s इज इक्वल टू, फिर से लिख देता हूँ सेम चीज़, t² प्लस t और प्लस 2। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड, बिल्कुल सिंपल, फाइंड वेलोसिटी। चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल से फिर अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो भाई, बिल्कुल सिंपल बातचीत। अच्छा बताओ वेलोसिटी कैसे मिलेगी? आपने कहा सर v फाइंड आउट करना है, और v क्या होता है? v को हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम डेल्टा s बाई डेल्टा t भी लिख सकते थे, लेकिन हमें पता है कि जो s है, जो पोजीशन दी गई पर्सन, जो पोजीशन दी गई ऑब्जेक्ट की,
वो टाइम के साथ साथ वेरिएबल है। तो जब भी कभी हमें कोई वेरिएबल में फंक्शन मिल जाएगा तो हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर लिया करेंगे। अच्छा एक बात और, वेरिएबल और डिपेंडेंट का शाब्दिक मतलब क्या है, बिल्कुल एक्चुअल मीनिंग क्या है? आप सोचिए, पहले कौन चेंज होगा? टाइम, और टाइम के साथ साथ चेंज होगी पोजीशन। तो आप चाहें तो टी की अलग अलग वैल्यू यहाँ पुट करके देख लीजिए, आपको एस की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल टी इज इक्वल टू 1 रखिए, टी इज इक्वल टू 1 चेक करो, 1 यहाँ रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 1 और ये 2, 2 + 1 + 1 4, एस इज इक्वल टू 4। टी इज इक्वल टू 2 रखो, टाइम चेंज करो, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, एस इज इक्वल टू 8। कहने का मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा, पहले टाइम चेंज हो रहा तो टाइम हमारा फ्री वेरिएबल, ये वेरिएबल है, इसे हम स्वेच्छा से बदल सकते हैं, ये आर्बिट्री नंबर है। और इसके चेंज होने के साथ साथ, टाइम के चेंज होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हमने इसे चेंज किया, ये वेरिएबल है। और जो इसके चेंज होने से स्वयं चेंज हो रहा वो डिपेंडेंट है। क्या इतनी बात क्लियर है? या इसे फंक्शन भी कह सकते हैं, यानी पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम चेंज होगा तो पोजीशन भी चेंज होगी। अब देखो जरा, इतनी बात क्लियर? तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, यानी टी हम बदल सकते हैं, उसके हिसाब से बदलेगा, ये हमारा डिपेंडेंट हो गया, हमारा फंक्शन हो गया। अब सुनो, सवाल पर वापस आ जाते हैं। हमसे कह रहा फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो किस समय पर वेलोसिटी निकालनी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम तो पहले मैथमेटिकल फंक्शन बना के देखेंगे। तो हमने देखा बेटा v इज इक्वल टू, जनरल डेफिनेशन है ds बाई डी टी, हमने लिखा d बाई डी टी ऑफ s, d बाई डी टी ऑफ s, s क्या है? s ये फंक्शन है, देखो जरा, ये बना बेटा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, तो v बोलो बेटा कितना बना, v इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, सुनना बेटा, d बाई डी टी ऑफ, डब्बे के अंदर यहां बोलो कितना बेटा, टी स्क्वायर प्लस 1 2 3, जितने स्टेप सबका डिफरेंशिएशन, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग, फिर लिखा बेटा हम लोगों ने d बाई डी टी, फिर क्या लिखा हुआ है, t का डिफरेंशिएशन, मन में बोलते जाओ, प्लस फिर लिखा 2 का डिफरेंशिएशन, तो हम लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ, यहां लिखो किसका डिफरेंशिएशन, 2 का डिफरेंशिएशन, हेल्प करिए, v इज इक्वल टू, ध्यान सुनना बेटा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? आपने कहा सर डिफरेंशिएशन में हमने सीखा है कि हम करने जा रहे हैं टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो पावर बिकम्स कोफिशिएंट, पावर इज रिड्यूस्ड बाय 1, टी की 2 पावर को 1 कम करिए, टी की 1 पावर बचेगी, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हमने कहा था dt कैंसिल नहीं होगा, जिस प्रकार dx बाई डी एक्स 1, सिमिलरली dt बाई डी टी भी कितना हो जाएगा 1, प्लस अब आती बात कांस्टेंट नंबर की, कांस्टेंट में टाइम के साथ साथ कोई वेरिएशन नहीं होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0, हेल्प करो, v बराबर बेटा कितना आ गया, v आ गया 2t प्लस 1, 2d प्लस 1, ये वेलोसिटी आ गई। देखिए जरा, अब आपने कहा सर एक जानकारी और कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन की भी जानकारी कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहें, सो एक्सेलरेशन इन द सेम क्वेश्चन इज इक्वल टू d बाई डी टी, मीन्स डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फंक्शन हमारे पास तैयार है, फंक्शन देखना बेटा 2t प्लस 1, यानी टाइम के साथ साथ जो बदल रहा वो वेलोसिटी देखना, आंसर वाली वेलोसिटी मत देखना, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी है। अरे किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी तो फिक्स होगी ना, 2 सेकंड में हम किसी निश्चित रफ्तार चल रहे होंगे, किसी t सेकंड में कोई भी रफ्तार हो सकती है, क्योंकि t की वैल्यू बदल सकती है, इसलिए v की वैल्यू बदल सकती। खैर एक्सेलरेशन बोलो बेटा कितना आएगा, आपने कहा सर बहुत आसान, इस स्टेप का अलग डिफरेंशिएशन इसका अलग, तो हम करने जा रहे हैं d बाई डी टी ऑफ 2t प्लस और करने जा रहे हैं d बाई डी टी ऑफ 1, हेल्प करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 नंबर कांस्टेंट है, बाहर कर लो, ये बन जाएगा बेटा dt अपॉन dt प्लस, कांस्टेंट क्यों बाहर किया, डिफरेंशिएशन करते वक्त या इंटीग्रेशन करते वक्त वेरिएबल के बगल वाले जो कांस्टेंट हो गए उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, उन्हें चुपचाप रखा जाएगा, और जो वेरिएबल है उनका डिफरेंशिएशन होगा। अब ये रहा कांस्टेंट, आपने कहा सर कांस्टेंट टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता, तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज कितना 0, ये मामला 0, हेल्प करो, dx बाई डी एक्स कितना था 1, तो dt बाई डी टी भी कितना होगा 1, तो एक्सेलरेशन बोलो कितना आ गया बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 2। अब ये एक्सेलरेशन किस में होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड ऐसे बोल सकते हो। बड़ी सिंपल सी बातचीत है, बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अब हमसे किसी ने कहा इस फेनोमेना का पूरा डिस्कस करो,
पूरी बात बताओ। तो पहले इतनी बातें नोट कर लें, ध्यान दें, पूरी बात ध्यान दें। हमें क्वेश्चन में दिया था कि कोई ऑब्जेक्ट, पूरी समरी सुनो, कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ पर जर्नी कर रहा है, ऐसा करते वक्त उसने अपनी यात्रा t बराबर 0 से शुरू करी और t बराबर t पर वो यहाँ कहीं देखा गया। इस दौरान वो कुछ पोजीशन चेंज कर चुका था। कितनी पोजीशन चेंज कर चुका था? s, यानी उसके द्वारा ट्रेवल की गई जो डिस्प्लेसमेंट थी उसका फंक्शन दिया था s बराबर t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, यानी वो टाइम के चेंज होने के साथ साथ अलग अलग दूरियां तय कर रहा था, कभी 1 मीटर, कभी 3 मीटर, कभी 5 मीटर, ऐसे दूरियां ट्रेवल कर रहा था। इसका मतलब उसके दूरी ट्रेवल करने का रेट यानी पर सेकंड चलने का रेट जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं वो भी चेंज हो रहा होगा। तो हमको पोजीशन का फंक्शन दिया था, हमने पोजीशन के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया टाइम के साथ साथ, वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन मिल गया, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है 2t + 1 और एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो भाई, इतनी बातें क्लियर? इसे आराम से नोट कर लें। अब मैं आगे की बात करने जा रहा हूं, याद करो, हालांकि अभी डिस्कस नहीं किया लेकिन फिर भी आपको बता दें, आपने अपनी छोटी क्लासेस में एक चीज जरूर पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? आपने जरूर पढ़ा होगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, v बराबर u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद है, और अगर आपको याद है उठाइए जरा वेलोसिटी वाला फंक्शन। हमने लिखा v बराबर, थोड़ा तमीज से लिखा जाए इसे, तो t वाला जो टर्म है उसे बाद में लिखो जैसे at लिखा हुआ है, और जो कांस्टेंट टर्म उसे पहले लिखो। तो हमने लिखा u की जगह 1 प्लस यहाँ लिख दिया 2t, यानी इसी वैल्यू को उठा करके थोड़ा अरेंज करके लिखा। अब कंपैरिजन कर लो, u इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। कंपैरिजन करो, t का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ t का कोफिशिएंट एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कितना है बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सी गलत बात है? ये आंसर तो हम लोगों ने अभी बिल्कुल चेक करा था, यहाँ पर याद करिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड। आपने कहा सर ऐसे कैसे मान लें? हमने कहा आ जाओ वेलोसिटी का फंक्शन ले लो, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। इनिशियल का मतलब जब जर्नी की शुरुआत होगी t बराबर 0, तो वेलोसिटी के फंक्शन में t बराबर 0 पुट करो, यहाँ 0, ये पूरा नंबर 0, ये नंबर 1 बना, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। दोनों बातें बिल्कुल सही, दोनों बातें। यानी जब जर्नी शुरुआत हुई होगी तो ऑब्जेक्ट की रफ्तार कितनी थी 1 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट की रफ्तार के बढ़ने का रेट कैसा था, यानी एक्सेलरेशन कैसा था 2 मीटर पर सेकंड। कुछ बातों के ओरली जवाब देना, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम के साथ फिक्स है कि वेरिएबल? आपने कहा सर वेरिएबल, t बदलेगा s बदलेगा। वेलोसिटी टाइम के साथ फिक्स है कि वेरिएबल? आपने कहा सर t बदलेगा v बदलेगा। वेलोसिटी वेरिएबल, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, हर सेकंड वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा, चाहे वेलोसिटी बढ़ती जाए और चाहे वेलोसिटी घटती जाए, आप कहोगे सर फोटो में एक्सेलरेशन मौजूद है, और सही बात, एक्सेलरेशन है भी। एक्सेलरेशन है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सरल भाषा में इसको कैसे लिख सकते हो? आपने कहा सर हम इसे लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड रफ्तार में कितना परिवर्तन आएगा 2 का। हेल्प करो, शुरुआत कहां से करी 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाद कितना चेंज आएगा 2 का, तो 1 सेकंड बाद रफ्तार कितनी होगी 1 में 2 ऐड करो, 1 + 2 3 मीटर पर सेकंड। एक और सेकंड बाद 2 और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कह रहा है सर हम हर सेकंड 2 बढ़ाएंगे। तो शुरुआत हुई 1 से, 1 सेकंड बाद 2 बढ़ा 3, 1 सेकंड बाद और यानी 2 सेकंड बाद 2 और बढ़ा दो, 3 2 5, तो 2 सेकंड। फिर ध्यान से देखो t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही सारी बातें, इत्मीनान से नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए भाई, अब देखिए जरा, तो अब तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के साथ साथ डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड का। अच्छा, एक बार और थोड़ी सी डिस्कस कर दें। हालांकि क्वेश्चंस में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा कि वेलोसिटी और स्पीड में, दोनों में डिफरेंस ये है कि स्पीड केवल किसी भी पाथ का पर सेकंड ट्रेवल डिस्टेंस है, ठीक है ना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, कैसी रफ्तार है, इसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन का जिक्र आएगा तो यही वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बात और सुनिए। अब मान लीजिए ऐसा ही एक सिमिलर एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। देखिए जरा, बताओ एग्जाम्पल, फिर ऐसे ही सीखेंगे। ये मान लीजिए कोई पाथ है, ये कोई जर्नी, और इस जर्नी में हमारा कोई ऑब्जेक्ट, ये आपके लिए एग्जाम्पल सीखने के लिए, और इन्होंने जर्नी स्टार्ट करी t बराबर 0 पर, और ये कोई s डिस्टेंस ट्रेवल कर ले गए, s डिस्टेंस, और ये मामला यहाँ पहुँचा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, और यहाँ इसकी कुछ रफ्तार है v, ठीक है भाई, यहाँ किसी रफ्तार से चला होगा, और जो डिस्टेंस या जो इसकी पोजीशन इस फोटो में दिखाई दे रही वो t इज इक्वल टू t पर दिखाई दे रही। तो टाइम के साथ साथ ध्यान देखो, t बराबर 0 पर शुरू हुआ, t बराबर t पर यहाँ फोटो दिखाई दे रही, तो जो पोजीशन में चेंज आया वो दिया गया है s इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। या फंक्शन और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, s बराबर ये बन गया मान लीजिए t क्यूब
प्लस टी प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 6, ये ऐसी कोई पोजीशन दी गई है, ऐसा पोजीशन का फंक्शन दिया। बहुत सिंपल सी बातचीत, टाइम के चेंज होने के साथ साथ टी चेंज होगा, अगर टी चेंज होगा तो एस चेंज होगा, यानी पोजीशन टाइम के साथ साथ वेरिएबल है। आपसे अगर हम पूछें क्या फार्मूला लगा दिया जाए, आप कहोगे v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ साथ। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, बोलो जरा पोजीशन के नाम पर क्या लिखा जाए, तो पोजीशन के नाम पर आया बेटा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ये देखिए ये देखिए, बोलो भाई ये वेलोसिटी आ गई, हेल्प करिए। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसे डिफरेंशिएट करो एक एक स्टेप डिफरेंशिएट करना। सो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, पावर बिकम्स कॉफिशिएंट एंड रिड्यूस्ड बाई 1, प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा बोलो ये बन जाएगा 2t, पावर बिकम्स कॉफिशिएंट एंड रिड्यूस्ड बाई 1, टी का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आई थिंक इतनी बातें अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन के 2-3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर चुके हैं। खैर अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ अभी भी वेरिएबल है, यानी टाइम के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी बदलेगी। तो हमसे अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी पूछी जाती है, जैसे t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, देखना वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, हेल्प करिए। t इज इक्वल टू 1 यहाँ डालो, ये 1 बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, यहाँ डालो ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो ये बन जाएगा 325,516 मीटर पर सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर पार्टिकल की जो रफ्तार थी वो 6 मीटर पर सेकंड है। अच्छा मान लीजिए आपसे कोई पूछता है t इज इक्वल टू 0 पर कितनी रफ्तार थी, हेल्प करना, t इज इक्वल टू 0 पर कितनी रफ्तार थी। सो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, हेल्प करो बेटा, जहाँ जहाँ t वहाँ 0 पुट करो। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, t की जगह 0 पुट करो, ये 0, क्या बचेगा केवल 1, ये 0 को इंपॉर्टेंस नहीं। सो 1 मीटर पर सेकेंड। अब सुनना, समझने वाली बात इसमें क्या है कि t थोड़ा सा उल्टा लिख दिया ऐसे, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 1 थी और t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। आपने कहा सर t इज इक्वल टू 2 पे भी चेक कर लो, आओ चेक कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 2 पे चेक करो। सो वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 2, थोड़ी फटाफट कैलकुलेशन करना, ये बना 2, t की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये बना 12, देख लेते हैं, ये बना बेटा 12 प्लस 2 2 जा 4 प्लस ये बना 1, चेक करो 12 4 16, 12 4 16, 16 1 17, ये बन जाएगा बेटा 17 मीटर पर सेकेंड, 17 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें मेजर बातचीत क्या है, मेजर बात t इज इक्वल टू 0 देखना, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है और 0 से लेके 1 सेकंड तक के बीच में टाइम इंटरवल आया 1 सेकंड, वेलोसिटी हो गई 6। 1 सेकंड में वेलोसिटी में परिवर्तन कितना हुआ, कितना चेंज हुआ, 1 से 6 5 का चेंज हुआ। अगले 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 6 से 17 11 का चेंज हुआ। क्या पर सेकंड होने वाला चेंज बराबर है? आपने कहा नहीं सर, यहाँ 5 का चेंज हुआ है, यहाँ 11 का चेंज हुआ है, हर सेकंड चेंज बराबर नहीं है। अच्छा बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, क्या यही टर्म एक्सेलरेशन कहलाता है? बिल्कुल एक्सेलरेशन कहलाता है। तो पहले 1 सेकंड में चेंज हुआ 5 का, फिर चेंज हुआ 11 का, पर सेकंड चेंज बराबर नहीं है, यानी एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या आप इस टर्म को समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा नया है। आपने कहा अगर हर सेकंड बराबर रफ्तार में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, यानी एक्सेलरेशन मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हर सेकंड रफ्तार को 2 करके बढ़ाता जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब हर सेकंड वो अलग तरीके से रफ्तार को बढ़ाएगा। कभी 5 बढ़ा देगा, कभी 5 बढ़ाएगा, तो कभी 11 बढ़ाएगा, तो कभी 25 बढ़ाएगा, ऐसा वेरिएशन करेगा। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। खैर ये सब बातें बात की हैं, आपने कहा सर ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे, कौन यूनिफॉर्म कौन नॉन यूनिफॉर्म, हमें आप पहले एक्सेलरेशन निकाल के दिखाइए। तो एक्सेलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलो भाई d बाय dt ऑफ वेलोसिटी की जगह वैल्यू रखो। देखो जरा वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी का फंक्शन कितना, ये वाला फंक्शन रखिए, ये वाला फंक्शन रखिए। क्या फंक्शन है? फंक्शन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, देख लीजिए डब्बा बंद। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल, डिफरेंशिएशन करो t स्क्वायर का, पावर बिकम्स कोएफिशिएंट 3 2 जा 6, t की पावर 2 में 1 कम किया t, और देखिए जरा प्लस 2 का नंबर 2, t का डिफरेंशिएशन 1, तो एक्सेलरेशन बोलो बेटा कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया बेटा ये आया 6t प्लस 2, ये एक्सेलरेशन आ गया। आपने कहा सर टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन वेरिएबल है, बिल्कुल सही बातचीत है। कैसे कैसे कैसे? ध्यान से देखो, टाइम जब 1 सेकंड होगा तो ये आंसर आएगा 8,
कैलकुलेशन करके देख लो। टाइम जब 2 सेकंड होगा तो 6 2 12, 12 2 14, ये आंसर होगा 14। यानी पहले सेकंड में एक्सेलरेशन 8 की रफ्तार से स्पीड को बढ़ाएगा, दूसरे सेकंड में 14 की रफ्तार से स्पीड को बढ़ाएगा। यानी एक्सेलरेशन, पता है आप एक्सेलेरेटर कैसा ले रहे हैं, आपने गाड़ी का एक्सेलेरेटर ऐसे कांस्टेंट नहीं ले रखा, आप ऐसे 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 एक्सेलेरेटर लेते चले जा रहे हैं, हर सेकंड रफ्तार और तेज और तेज और तेज करते चले जा रहे हैं। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। तो ये हमारा दूसरा बेहतरीन एग्जांपल था, जो आपको पोजीशन फंक्शन दिया था, आपने पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी जब आ गई तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई, वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में आई, टी बदलेगा, वी बदलेगा, वेलोसिटी पर सेकंड बदल रही थी, हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन बन गया। आपके सामने बाकी कैलकुलेशन दिया गया है। एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ साथ वेरिएबल है। अब इसको केवल ऐसे समझ सकते हो कि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफिकल रिलेशन कैसे होगा। तो अब धीरे से हम लोग प्रोसीड करेंगे बेटा ग्राफ की तरफ। ये बात तो क्लियर हो गई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तक की। अब जरा देखिए बेटा, कभी कभी कुछ रिलेशंस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे करूं कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ऐसे क्या बोला जाएगा, हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक काम करो, ऊपर ds का मल्टीप्लिकेशन और नीचे भी ds का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मैथमेटिक्स कहती जो ऊपर किया वही नीचे कर दिया, सिमिलर क्वांटिटी का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखो तो जो ds बाई dt वाला टर्म है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो रिलेशन बोलो क्या आएगा, a इज इक्वल टू, ये बोलो बेटा v, ये बोलो बेटा dv अपॉन ds। तो कभी कभी हमको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल v dv अपॉन ds के फॉर्म में भी कर लिया करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई हमसे कहता है किसी मोशन में, ये मान लीजिए कोई ट्रैक है और यहाँ जर्नी शुरू हुई t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। ठीक, जब कभी किसी फिनोमेना का मेजरमेंट शुरू करते हैं, किसी फिनोमेना को देखना शुरू करते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं t इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला, और जब ऑब्जेक्ट चला तो उसकी वेलोसिटी मान लीजिए कोई v थी। अब सुनना, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा, और जो वेरिएशन दिया गया मतलब ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 में यहाँ से चला और ऑब्जेक्ट किसी t इज इक्वल टू t टाइम इंटरवल पर कोई s डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ कहीं आगे खिसक गया, ये आगे खिसक गया। अब यहाँ उसकी रफ्तार कुछ v डैश हो गई। आपने कहा सर टाइम चेंज होने के साथ साथ इसकी रफ्तार में परिवर्तन आ गया, स्पीड में परिवर्तन आ गया, वेलोसिटी में वेरिएशन आ गया, और इस दौरान इसने s डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं वो अब की बार डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया कि v इज इक्वल टू मान लीजिए 2s² के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। यानी जो भी t टाइम, सुनना बेटा बहुत ध्यान सुनना, हम कह सकते हैं कि जो s यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर है या पोजीशन वैल्यू है वो है s इज इक्वल टू t²। सपोज करो यानी s t के हिसाब से बदल रहा और जो वेलोसिटी है वो s यानी पोजीशन के हिसाब से बदल रही। तो कहने का मतलब अगर हमसे इस केस में एक्सेलरेशन पूछा जाए तो हम तो सिंपल सी बातचीत, वेलोसिटी गिवन है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, तो एक्सेलरेशन तक पहुंचने का कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिसमें एक्सेलरेशन मिल जाता हो पोजीशन और वेलोसिटी की मदद से। तो ये हमारे पास रिलेशन तैयार है। तो a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दिया है। याद रखें, अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, ध्यान देना, तो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा ds अपॉन dt। ये बोलो बेटा क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बनेगा, लेकिन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनेगा। यहाँ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो तो लिखेंगे a बराबर v, ये आ जाएगा dv अपॉन ds। ये बना बेटा a इज इक्वल टू v की जगह बोलो बेटा कितना आ जाएगा 2s², और हम लिखने जा रहे हैं dv अपॉन ds, यानी v का s के साथ चेंज। तो देखना बेटा d बाई ds ऑफ v, यानी d बाई ds ऑफ v की जगह वैल्यू रखो 2s², करो मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जा 4, s की पावर 2 में से 1 कम हो गया 1 पावर, तो बन जाएगा 4s। रखिए जरा यहाँ पर, यहाँ रखिए 4s, करो मल्टीप्लीकेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 2 जा 8s², और s और पावर बनाओ 2 पावर में 1 पावर ऐड कर दीजिए तो पावर कितनी बन जाएगी 3 पावर। ये एक्सेलरेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। तो कहने का मतलब ये एग्जांपल कोई बहुत मजबूत नहीं, लेकिन आपके सीखने के लिए इतना पर्याप्त है कि अगर हमको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है
तो पोजीशन को अगर टाइम के रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखोगे, यानी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन अगर हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचना है और हमको पोजीशन का फंक्शन दिया है, यानी हमको पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशन दिया है, तो हम लगाएंगे a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? इतनी बात रफ कर दे रहा है। और देखिए जरा, अब एक एग्जांपल लेते हैं, या अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। ध्यान दें, ऐसे तमाम तरीके के मोशन हैं जिनमें हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे या किसी जर्नी को हमने देखा और उस जर्नी में ये पता चला कि ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बढ़ रही है, और स्पीड बढ़ने के साथ साथ एक और ख़ास बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इफेक्ट में। छोटा सा एग्जांपल देखिए, देखना बेटा, ये मान लीजिए कोई स्ट्रेट पाथ फॉर एग्जांपल, और इस स्ट्रेट पाथ में सीखने के लिए देखना बेटा, इस स्ट्रेट पाथ में हमने यहाँ रखा कोई ऑब्जेक्ट, और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना मान लें भाई, 2 kg मान लें, ये 2 kg, और हमने इस पर फोर्स अप्लाई करा। कितना फोर्स अप्लाई कर दे बेटा? आपने कहा सर 20 न्यूटन अप्लाई कर दीजिए, ये रहा 20 न्यूटन। अच्छा, जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ तो ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल फोटो रेस्ट में था, यानी u इज इक्वल टू 0। इनिशियल फोटो रेस्ट यानी u इज इक्वल टू 0। जैसे धक्का लगा इसने रफ्तार पकड़ी, क्यों? आपने कहा सर बहुत सिंपल सी बातचीत है कि किसी भी बॉडी में अगर हमारे पास मास है, या ऐसा कहते हैं कि कोई भी मैसिव बॉडी किसी भी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी तो उसमें एक इफेक्ट आएगा जिसका नाम एक्सेलरेशन है, यानी F इज इक्वल टू ma। इस बात को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा भी, पढ़ के भी देखा कि किसी मैसिव बॉडी पर अगर फोर्स लगाओगे तो उसका इफेक्ट एक्सेलरेशन के फॉर्म में आएगा। अच्छा, जिधर फोर्स लग रहा है बेटा उधर ही एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स इस पर कहाँ लगा? राइट साइड। एक्सेलरेशन भी कहाँ की तरफ आएगा? राइट साइड। हेल्प करना। तो 2 kg की बॉडी में 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये स्मूथ सरफेस की प्रोसेस चल रही, धक्का जैसे लगा ये खिसकने लगा। अच्छा, एक बात और कॉमन सेंस ये कहता है सर फोर्स लगा है किसी मैसिव बॉडी पर, एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा बताओ, इस पर एक्सेलरेशन आ गया, कितना एक्सेलरेशन आएगा? F इज इक्वल टू ma से कैलकुलेट करो। F बोलिए बेटा कितना? 20। हम पहले लिख ले रहे हैं F इज इक्वल टू ma। F कितना? 20। मास बोलो बेटा कितना? मास 2 kg। एक्सेलरेशन बोलिए पता नहीं, 2 से एलिमिनेट करो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चेक करिए। अच्छा बताओ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इसको अगर आप थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में लिखें तो आप लिखिए a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये मामला पर सेकंड का है, यानी एक्सेलरेशन ये बताता है कि पर सेकंड वेलोसिटी में कितना वेरिएशन होगा। बताओ, पर सेकंड क्या वेलोसिटी में 10 का वेरिएशन होगा? पता कर सकते हो। 1 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 30, ऐसे वेरिएशन होता चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन में आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे किसी ने पूछा कि ये बताइए, अगर हम कुछ डिस्प्लेसमेंट कर गए, फोटो शुरू हुआ t बराबर 0 से, ये जर्नी शुरू हुई t बराबर 0 पे, और हमने इसको देखा t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर, तो मुझे बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी? कोई कठिन काम नहीं। एक कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट पे मास था, ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते ही एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन कितना आया बेटा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड को हर सेकंड 10 बढ़ाता जाएगा। तो बताओ जरा सा, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक हमको 5 सेकंड का टाइम इंटरवल मिला है? और 5 सेकंड टाइम इंटरवल का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि हर सेकंड अगर रफ्तार 10 बढ़ेगी तो 5 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? 10 करके 50। तो यहाँ पर रफ्तार कितनी आ जाएगी? यहाँ इसकी रफ्तार आ जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। आपने कहा नहीं सर, हम तो कैलकुलेशन करके ही आंसर निकालेंगे। देखो जरा, हेल्प करिए। आपने छोटी क्लासों में जरूर पढ़ा होगा कि जब भी हम कभी किसी मोशन को ऐसे एक्सेलरेशन के अंडर में देखते हैं जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर में जो मोशन होंगे उनमें कुछ रिलेशंस आपको याद होंगे, जैसे v इज इक्वल टू u प्लस at। याद आया? ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप इसे ड्राइव करके देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए, थोड़ी सी फोटो में आपको याद देना है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा सा इस टॉपिक से साइड में आ रहे हैं, फिर अभी इसी वापस आ जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहले समझें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अ लिटिल 1 मिनट, 1 मिनट का समय दीजिए। हम मोशन का जो पहला इक्वेशन आप फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं, v बराबर u प्लस at, वो कैसे आया वो भी दिखा देते हैं। तो बताओ जरा सा, क्या एक्सेलरेशन पता है? a इज इक्वल टू dv बाई dt। a इज इक्वल dv बाई dt। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो dv बराबर
डी बराबर ये हो जाएगा बेटा a मल्टीप्लाई बाई डी टी। करो इंटीग्रेशन हेल्प करो। हमने आपसे पहले भी कहा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे, तो आपकी हम थोड़ी सी मदद कर दें। अगर x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो, x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो, तो ऐसा करने में पावर को एक बढ़ा दीजिए और जो नंबर ऊपर है उसे ही नीचे कॉपी कर लीजिए। ये सिंपल तरीका। जैसे डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे कि आप पावर को कोफिशिएंट बनाते थे और पावर को एक रिड्यूस करते थे। यहाँ उल्टा करना है, पहले पावर को एक बढ़ाना है और फिर जो नंबर पावर में लिखा वही नीचे कॉपी करना है। क्लियर? आप देखो जरा, आपने कहा सर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डीवी का, देखना कितना शानदार चीज। एक तो कॉमन सेंस ही कहता है, कॉमन सेंस कहता है इंटीग्रेशन मींस समेशन, इकट्ठा करना, जोड़ना। किसे जोड़ना? डीवी को। तो डी मींस फ्रैक्शन, टुकड़ा। किसका? वी का। डीवी वी का छोटा सा टुकड़ा है और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को इंटीग्रेट करो तो डीवी 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 इंटीग्रेट करोगे तो क्या पूरा वी मिल जाएगा? सिंपल बातचीत। तो डीवी का इंटीग्रेशन बोलो बेटा वी। या मैथमेटिकली चलना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि डीवी का इंटीग्रेशन, आपने कहा सर इंटीग्रेशन कर रहे हैं डीवी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसका? यहाँ कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं वहां वन। ठीक बात। इंटीग्रेशन ऑफ वन मीन्स वी की पावर 0, ये बना डीवी इज इक्वल टू, भाई यहाँ वन है, वन को किसी भी नंबर की पावर 0 लिखा जा सकता है, तो क्यों ना अपने मतलब की बात लिखें, वी की पावर 0। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करिए, पावर को एक बढ़ाना है और जो बढ़ जाए वही नीचे कॉपी करना है। तो वी की पावर 0, तो वी की पावर 0 में एक बढ़ाओ, 0 + 1, नीचे बोलिए 0 + 1, ये बन जाएगा बेटा वी। वी की पावर 1/1 यानी वी बन जाएगा। बोलो भाई, ये इतनी सारी बातें हमने शॉर्टकट में एंड कर दी। देखिए कहाँ से चले थे, कहाँ ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हम लोग आ गए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, और यहाँ से फिर हम पड़ोस में चले गए इंटीग्रेशन की मदद लेने। हेल्प करिए बेटा, थोड़ी सी हेल्प करो। डीवी का इंटीग्रेशन अभी देखा वी। एक बात और सुनो, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। आपने कहा सर इनडेफिनिट का मतलब, हम कहेंगे जब भी कभी हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे तो हम कोशिश ये भी करेंगे कि हम पूरी यात्रा में शुरुआत और आखिरी की बात समय के साथ साथ और पैरामीटर के साथ साथ भी करें। मतलब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं का, तो टाइम की शुरुआत 0 से, और शुरुआत में जो रफ्तार उसका नाम u है, भले वैल्यू 0 हो, तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है? u। तो जिधर टाइम है उधर टाइम की लिमिट, जिधर वेलोसिटी है वेलोसिटी की लिमिट। यानी मामला टाइम के रिस्पेक्ट में 0 शुरू हुआ और वेलोसिटी के मामले में u शुरू हुआ। टाइम बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? t। टाइम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो गया t, और यहाँ रफ्तार कितनी हो गई? v। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बोलो कितना हो जाएगा बेटा? v इज इक्वल टू a, ये v लिखा, सुनो इंटीग्रेशन ऑफ डी हो जाएगा v, और हम लिखेंगे डब्बे के अंदर यहाँ बोलो लोअर लिमिट, ये वाली बोलो अपर लिमिट, एक एक स्टेप समझना। इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, क्योंकि हमने बोला है कि इस पूरी यात्रा में कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा। नहीं भरोसा तो देख लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, शुरुआत से लेकर लास्ट तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा। मास कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो जो कांस्टेंट हैं उन्हें एज इट इज रखा जाता है, चाहे इंटीग्रेशन करें चाहे डिफरेंशिएशन करें। तो इंटीग्रेशन किसका हुआ? ए बाहर आया तो इंटीग्रेशन हुआ dt का। फिर वही बात dt 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 dt, ऐसे इंटीग्रेट करो तो क्या t बन जाएगा, या t की पावर 0, या इंटीग्रेशन ऑफ dv अगर v बन सकता है तो इंटीग्रेशन ऑफ dt का t बन जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा t। लिमिट बोलो कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर t तक। बोलिए अब हम करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट अप्लाई। पहले रखो यहाँ पर अपर लिमिट, तो ये बन जाएगा v, फिर लगाओ माइनस, फिर रखो लोअर लिमिट, डब्बा बंद, इज इक्वल टू a कहाँ रहेगा? बाहर। अब रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करिए, ये बना v माइनस u इज इक्वल टू 80, इसे उधर शिफ्ट करो, ये बन जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80। क्या यही आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम जानते हैं? तो जब भी कोई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात आती है हम सीधे लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80। कहने का मतलब किसी भी मोशन में अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, तो टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन इस इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ा करके v बना देगा। पढ़ने का तरीका या लिखिए, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, v बराबर u प्लस 80। तमाम सारे तरीके। अब सुनना बेटा, तो शुरुआत यहां से करी थी हम लोगों ने, फिर से वापस आ जाइए।
सारी बातें कोरिलेटेड हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे चीज़ों को एक्सप्लेन किया। पूरी बातों की समरी फिर से देखना, पहले सवाल फिर समरी सुनना। हमारे पास 2 किलो का ऑब्जेक्ट था, उस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा। जैसे किसी मैसिव बॉडी पर फोर्स लगता है एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन है बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सारी बातें सीखने लायक। एक्सेलरेशन है बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का पर्पस होता है पर सेकंड स्पीड को बढ़ाना। t बराबर 0 पे यात्रा शुरू हुई थी, हर सेकंड रफ्तार 10-10 करके बढ़ेगी, 5 सेकंड में बढ़ कितनी हो जाएगी 50। आपने कहा सर हमें इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि कैलकुलेशन सही गलत, हम इक्वेशन के थ्रू जाना चाहते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, फाइनल वेलोसिटी पता कर सकते हो अगर इनिशियल पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, टाइम पता हो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के हिसाब से रखिए जरा। v बराबर, हमको मान लो ये v नहीं पता है तो v बराबर u बोलो कितना बेटा, हम लिख दे रहे हैं पहले v बराबर u प्लस ए टी। v पता करना है, u बोलो बेटा कितना, u बोलो कितना 0, एक्सेलरेशन बोलिए 10, टाइम बोलिए, आपने कहा सर टाइम इंटरवल 5 सेकंड का, यहाँ रखो 5। v इज इक्वल टू, आंसर बोलो बेटा 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। बोलो भाई क्या ये सिमिलर स्टेटमेंट है ऊपर वाले के? चाहे ओरल कैलकुलेशन करो और चाहे फार्मूले के थ्रू जाओ, सिमिलर आंसर, कोई कठिन बातचीत नहीं, कोई दिक्कत, पक्का, इतनी बात डन। अब ये बात आपको याद रखनी है कि ये तो डिफरेंशियल फॉर्म पहले ही सीख चुके थे। a बराबर dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो dv बराबर a dt इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मेट। इंटीग्रेशन के छोटे छोटे एग्जांपल्स आपके सामने, कई बार एग्जांपल रखेंगे, कोई सेपरेट इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जैसा टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जितनी जरूरत उतना सीखते चलिए, ठीक। अब देखो जरा, अब किसी ने हमसे कहा सर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कैलकुलेट करो। देखिए जरा, बहुत आसान काम। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैसे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेने जा रहे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या इतनी पार्ट को हम रफ कर दें, इस पार्ट को, अभी क्वेश्चन में चलते जाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की शुरुआत आपने देखी, कैसे इंटीग्रेशन करना ये भी आपने सीखा। आप जरा सेकंड इक्वेशन की बात करें। सेकंड इक्वेशन याद करो, आपको याद है, थोड़ा जोर डालिए दिमाग में, देखना बेटा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हेल्प करिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? सेकंड इक्वेशन कहती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पर है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर मामला किसी कर्व जर्नी का है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। तो ये इक्वेशन बेटा वेक्टर फॉर्मेट में है, यानी इसे सही से तमीज से लिखा जाए तो लिखा सकता है पोजीशन वेक्टर s इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर v इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इंटू टाइम का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप देखिए जरा, आपने कहा सर हम इसका भी ओरिजिन जानना चाहते हैं, कम से कम दिमाग में रहना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली हमारे पास क्लियरिटी होनी चाहिए। तो हमने लिखा बेटा, लिखो जरा, v बराबर ds अपॉन dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, v की जगह क्या लिख सकते हो पहली इक्वेशन से? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इज इक्वल टू ds अपॉन dt, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बोलो बेटा ds बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा u प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई डी टी, इंटीग्रेशन। यहाँ वेरिएबल टाइम है, लिमिट 0, टाइम की शुरुआत t बराबर 0 से, किसी भी जर्नी की शुरुआत t बराबर 0 से। अच्छा, t बराबर 0 पर मान लो ऑब्जेक्ट भी ओरिजिन पर था, 0 पर था, यानी ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट ने ट्रेवल किया था। टाइम बढ़ते बढ़ते t पहुंच गया, पोजीशन बढ़ते बढ़ते s पहुंच गई। इसे इंटीग्रेट करिए, ds का इंटीग्रेशन s ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई 2, ये रिलेशन बन के तैयार हो जाएगा। एक दो स्टेप आपने आगे के सॉल्व कर सकते हैं। बोलो भाई, तो हमको अगर डिस्प्लेसमेंट पता करना हुआ कि इस जर्नी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम तो कहेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। हेल्प करना बेटा, s इज इक्वल टू यू टी वाला पार्ट कितना, आपने कहा जर्नी की शुरुआत रेस्ट से है, तो ये वाला पार्ट बेटा 0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, बोलो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पूरी यात्रा में 10 इनटू टाइम का स्क्वायर। हमें 5 सेकंड तक की यात्रा का जिक्र चाहिए, तो 5 सेकंड का होल स्क्वायर, 2 से कट करो बेटा 5 5 जब 25 25 5 जब 125। सो डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी, डिस्प्लेसमेंट आ गया 125 मीटर, 125 मीटर। कोई दिक्कत? नोट करिए। एक बात और ध्यान रखना है, जितने भी इक्वेशन है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन हो
चाहे वो सेकंड इक्वेशन हो और चाहे वो थर्ड इक्वेशन हो, हर इक्वेशन तभी इस्तेमाल होगी जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। आपको मैं इन शॉर्ट लिख के दिखा दूं सारी बातें। v इज इक्वल टू, अब देखना जरा, एक इक्वेशन आया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, खास बात क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरा इक्वेशन बोलो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का तरीका। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन। कोई डाउट? इतनी बातें आप इत्मीनान से नोट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, आप इनमें से किसी भी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आप जान पहचान कर लें, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है किसी भी जर्नी की, t कोई टाइम इंटरवल, जनरल टाइम इंटरवल है, और a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये सारे पैरामीटर आपको दिमाग में रहने चाहिए। अब किसी भी इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन का मतलब किसी भी जर्नी को आप इन तीन इक्वेशन की मदद से अध्ययन कर सकते हैं। शुरुआत में रफ्तार कितनी थी, लास्ट में रफ्तार कितनी है, टाइम इंटरवल कितना लगा, एक्सेलरेशन कितना रहा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसे किसी भी सवाल में इसका इस्तेमाल करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, अगर एक्सेलरेशन नहीं है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है यानी एक्सेलरेशन अगर जीरो तो ये पार्ट जीरो, ये पार्ट जीरो, ये पार्ट जीरो, ध्यान से देखना। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो रफ्तार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं इस बात को कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जब भी कभी यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी तो एक्सेलरेशन बोलो बेटा कितना होगा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा एक्सेलरेशन जीरो तो ये वाला पार्ट सुनना बेटा, ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो। तो यूनिफॉर्म मोशन में जहाँ रफ्तार एक जैसी रहेगी, क्या वहाँ फाइनल रफ्तार बराबर इनिशियल रफ्तार हो जाएगी क्योंकि ये पार्ट जीरो? क्या वहाँ डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होगी चूंकि ये पार्ट जीरो? क्या वहाँ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होगा? कोई डाउट तो नहीं? तो जितने भी कांस्टेंट वेलोसिटी के मोशन होंगे उन सब में एक्सेलरेशन वाला पार्ट जीरो। तो सिंपल फार्मूले लगेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। बोलो भाई क्लियर? इतनी बात है, इसे नोट कर लें, बस अभी से रफ कर भाई। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एम्स में पूछा गया था, कह रहा ये कोई हॉरिजॉन्टल ट्रैक है और इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक में ये रही आपकी बस, ये रही आपकी बस, और कह रहा बस स्टार्ट कर रही है अपने मोशन को रेस्ट से, और रेस्ट से स्टार्ट करने के बाद इसमें एक्सेलरेशन दी। बस वाले ने एक्सेलेटर ले लिया, कितने का एक्सेलेटर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेटर दबाया, बस अब रफ्तार पकड़ने लगी। इधर इसी के पैरेलल ट्रैक में या इसी ट्रैक में हम पैरेलल इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि 2D ज्योमेट्री ही पॉसिबल है, 3D तो बन नहीं सकती। तो ये रही आपकी बस, और बस की जर्नी की शुरुआत हुई रेस्ट से, इसने 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलेटर दबा दिया। अच्छा इसी के साथ ये रही एक कार, ये रही एक कार, ठीक। अच्छा कार ने कितनी रफ्तार चलना शुरू किया? कार ने शुरुआत से रफ्तार कांस्टेंट पकड़ ली 16 मीटर पर सेकंड। अब कॉमन सेंस देखिए, अगर ये बस एक्सेलरेटेड है तो ये रफ्तार बनाएगी, पिकअप लेगी 8 फिर 8 फिर 8 ऐसे करके रफ्तार बढ़ाएगी, और कार तो शुरुआत से 16 मीटर पर सेकंड से चल रही। इसका मतलब श्योर है कि कार इस जर्नी में शुरुआत में आगे निकलेगी, बस पीछे पीछे फॉलो करेगी उसको। अब आपको बताना है कि जर्नी में कितनी देर बाद ये कार और ये बस सिमिलर पोजीशन पर होंगी, यानी सेम प्लेस पर होंगी। ऐसा भी कह सकते हैं कि कार की रफ्तार शुरुआत में ही तेज है, बस धीरे धीरे एक्सेलेरेटर लगा करके अपनी स्पीड को बढ़ा रही। एक टाइम इंस्टेंट ऐसा आएगा जब कार और बस दोनों की रफ्तार सेम होगी। क्लियर है? रफ्तार सेम होगी, साथ साथ उनकी लोकेशन भी सेम होगी, तो हम कहेंगे हमारी बस ने इस कार को ओवरटेक कर लिया। बोलो भाई चलो, तो मान लो ये मामला, ये जो फोटो है t बराबर t टाइम का है। फिर से मैं आपसे बता दूं, कार की रफ्तार शुरुआत में तेज है, शुरुआत में इसका रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवरेज ज़्यादा रहेगा, शुरुआत में तेज चलेगी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन ये 8 करके हर सेकंड अपनी स्पीड बढ़ाएगी। तो एक कंडीशन आएगी जब ये कांस्टेंट रफ्तार से और ये स्पीड बढ़ाते बढ़ाते इसके बराबर पहुंच जाएगा, हम कहेंगे हमारी बस ने कार को ओवरटेक कर लिया। तो वो टाइम इंस्टेंट बताना है जब हमारी बस कार को ओवरटेक करेगी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओवरटेक करने का मतलब दोनों की जर्नी अगर सेम पोजीशन शुरू हुई है तो दोनों सेम प्लेस पर पहुंच जाए, ओवरटेक हो जाएगा। तो मान लो ये चला एस, तो ये वाला भी कितना चलेगा बेटा, एस। देख लीजिए।
अरे 10 मीटर चल के ये आगे पहुंची, 10 मीटर ये, और दोनों की मुलाकात हो गई तो हम कहेंगे हमारी बस जो एक्सेलरेटेड है वो कांस्टेंट रफ्तार से चल रही कार को ओवरटेक करने वाली है। क्लियर? तो ये दोनों s बराबर होने चाहिए। तो चलो भाई बस के लिए कैलकुलेशन करते हैं। हम लिखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई बस यानी एस बस इज इक्वल टू, इसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यू टी वाला पार्ट कितना बेटा? 0, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई है? रेस्ट से, और रेस्ट का बहुत सिंपल सा मतलब हो गया, रेस्ट का मतलब हो गया u बराबर 0, तो 0। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई बस एस बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, बोलिए एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आया बेटा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर, टी मतलब टाइम का स्क्वायर। यही तो जानकारी नहीं हमको कि किस समय ओवरटेक करेगा। कोई बात नहीं, टी स्क्वायर रख दिया हमने। ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई बस है जो कि एक्सेलरेटेड मोशन के फार्मूले से निकाला। अब चलना है कांस्टेंट मोशन वाला फार्मूला लगाने। कितनी डिस्प्लेसमेंट कार ने ट्रेवल करी, अब लिखने जा रहे हैं यहाँ पर कार का कैलकुलेशन। सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इज इक्वल टू कांस्टेंट रफ्तार कितनी बेटा? 16 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाई टाइम इंटरवल कितना बेटा? टी। ध्यान से देखो, क्या जो डिस्प्लेसमेंट बस ने कवर किया वही कार अगर कवर करे तो क्या दोनों सेम प्लेस पर पहुंच जाएंगे? तो दोनों बातें बराबर करने जा रहे हैं, यानी overtaking will take place when displacement covered by bus will be similar as displacement covered by car। वैल्यू रखिए, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई बस कितना हो जाएगा बेटा? हाफ ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर इज इक्वल, डिस्प्लेसमेंट कवर बाई कार कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाई टी से टी खत्म, 2 से ये 4, यहाँ देखो जरा, टी इज इक्वल टू 16, नीचे ले जाओ 4 को, ये बन जाएगा 4, अरे 4 4 जा 16, टी बराबर 4। जो भी आंसर आया वो किसके टर्म्स में बेटा? सेकंड में। 4 सेकंड में मामला कवर हो जाएगा। अब जरा देखो, यानी 4 सेकंड में t बराबर 4 सेकंड में बस इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हो कर लेगी एक्सेलरेटेड मोशन के थ्रू जितना कार कांस्टेंट स्पीड से कवर करेगी। आइए जरा देखते हैं क्या कितनी बात सही है। आओ जरा चेक कर लें। तो चेक करने चले तो एस बस इज इक्वल टू बस एक्सेलरेटेड मोशन फॉलो कर रही है, ये है हाफ ऑफ 8t स्क्वायर, दैट मीन्स 2 से कट करो तो क्या 4t स्क्वायर आ जाएगा? तो 4 और t स्क्वायर का मतलब टाइम कितना लगा? 4 सेकंड का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये आंसर आ गया 64 मीटर। अब जहां तक बात करें हम लोग कार की, तो कार द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस, कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? s, और कार की जो डिस्टेंस है वो है 16 मल्टीप्लाई बाई टी, और t बोलो कितना बेटा? 4, तो बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 4, 16 4 जा बोलो बेटा कितना हो गया? 64। आंसर इन टर्म्स ऑफ मीटर। चेक करिए, क्या ये 64 मीटर ट्रेवल करेगी 4 सेकंड में एक्सेलरेटेड मोशन के थ्रू? ये भी 64 मीटर ट्रेवल करेगी कांस्टेंट रफ्तार के थ्रू, दोनों सेम प्लेस पर पहुंच जाएंगी। अब सुनो, अगले इंस्टेंट पर क्या होने वाला है? अगले इंस्टेंट पर इसकी रफ्तार फिक्स है, कार की रफ्तार फिक्स है, लेकिन बस हर सेकंड अपनी रफ्तार को बढ़ाएगी। तो ध्यान से सुनना, 4 सेकंड बाद कार 64 मीटर चलने के बाद यहां कांस्टेंट रफ्तार से चल रही होगी, ठीक, और 4 सेकंड बाद ये अपनी रफ्तार 8 के रेट से बढ़ाती, यानी 4 सेकंड में हो जाएगा 8 8 8 8 32 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद ये अपनी रफ्तार और तेज बढ़ा लेगी, इसका डिस्टेंस कवरेज रेट और तेज हो जाएगा, यानी 32 से भी ज्यादा 32 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा रेट हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अब जो बस है वो आपको पकड़ में नहीं आएगी, सू निकल जाएगी। क्लियर हो गया? नोट कर ले। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस टाइम पर, तो t बराबर 4 सेकंड पर ओवरटेक करेगी 64 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। ठीक है भाई, ये सवाल आपका एम्स पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका एम्स आई थिंक 2012 के आसपास पूछा गया था। मुझे सन का ठीक से डेटा नहीं याद है, लेकिन मेरे हिसाब से 2012 2016 के आसपास 2016 पूछा गया था। क्लियर है? नोट कर लें इसे, नोट करिए। अब देखिए, अब लोग बढ़ते हैं अगले मोशन की तरफ। जिसका नाम मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है भाई, इसे नोट कर लें।